परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। सभी भाई बहनों को जय जिनेंद्र। आज 2 अक्टूबर का दिन गांधी जी और शास्त्री जी के जन्म दिवस को हम अहिंसा दिवस के रूप में भी मना रहे हैं और आज महीने का पहला शनिवार भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, महीने के पहले शनिवार को हम एक ऐसी महिला से मिलते हैं जो आचार्य श्री तुलसी की नया मोड़, जो उन्होंने आंदोलन, आचार्य तुलसी ने नया मोड़ आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के चलते हमारे समाज की महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई, कितनी तरक्की बहनों ने की है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ पूनम जी गुजरानी सूरत से जुड़ी हुई है। इनके बारे में हम जानेंगे, सुनेंगे और इनके सफलता की कहानी हम इन्हीं के जुबानी सुनेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी साकला से निवेदन करता हूं, अलका जी आप पूनम जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। गुरुदेव तुलसी को याद किए बिना आज का कार्यक्रम शुरू ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये कहां से कहां पहुंची महिलाएं शुरू किया है मार्च अणुव्रत स्थापना दिवस के साथ, जो गुरुदेव ने हमें महिलाओं के लिए नया मोड़ के रूप में महिलाओं को आगे आने का कार्यक्रम शुरू किया, उसी को यादगार बनाते हुए कितनी महिलाएं ऐसी है समाज में कि जो शादी के बाद अपनी गति प्रगति करके आगे बढ़ रही है। तो उन सबको हमें जानना है और केवल जानना नहीं है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। इतिहास में झांक कर देखेंगे तो हमको पता है झांसी की महान रानी, हर एक के मुख पर है उसकी कहानी। सावित्री को सलाम करती है दुनिया सारी। अब जाग उठी है अबलाए, लिखने एक नया इतिहास। अंधकार का नाम न होगा, घर घर होगा एक उजास। कैसे होगा, कैसे महिलाएं आगे बढ़े? तो ऐसी महिलाएं हमारे सामने आ रही है जिनको हमें जानना है, पहचानना है और हमें भी इस तरह आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। पूनम जी को बुलाने का हमारा काफी दिन का प्लान था, पर आज विशेष बात यह है कि पूनम जी ने जो पीएचडी की है वो अहिंसा में की है और आज महात्मा गांधी जी का दिवस है, लाल का दिवस है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री, लाखों में एक, लक्ष्य जिनका एक ही था, ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी जिन्होंने विश्व पे अपना नाम अंकित किया और भारत की एक विशिष्ट पहचान बनाई है। तो इनके साथ साथ हम पूनम जी को जानेंगे। हम जानते हैं कि एक प्रश्नोत्तरी के टाइप में, हम इंटरव्यू टाइप में लेते हैं, तो हमें पता चलता है इनके बचपन क्या होता है, पियर से कितने संस्कार आए हैं। तो इनको ये सब जानने से पहले जानते कि पूनम जी आज क्या कर रही है, पूनम का आज इतना इम्पोर्टेंट क्या क्यों दे रहे हैं और पूनम कैसी है, कहाँ से कहाँ तक पहुंची महिलाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूनम ऐसे ही सब बातों में इंटरेस्ट रखने वाली, पहले से ही बहुत सब में इंटरेस्ट लेकर आगे बढ़ने वाली, परंतु जहां तक मैंने देखा है कि इन्होंने एमए किया, हमारे सामने सामने इन्होंने एमए किया हुआ है और एमए के बाद एक बहुत अच्छे पोस्ट पे, यानी एक पद भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अखिल भारतीय कन्या मंडल की ये प्रभारी थी और इसी में इन्होंने पीएचडी का फॉर्म भरा। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा, मैं बोली बाप रे, दो जिम्मेदारी है, ये साथ कैसे निभाएंगी। मुझे तो लगता है मैं खुद डरती थी कि भाई पद संभालना तो बहुत काम होता है, परंतु इनका काम करने का कितनी ताकत होगी ये हमें पता चलती कि एट ए टाइम उन्होंने पद को संभालते संभालते पीएचडी की भी अभ्यास की। कवयित्री तो है ही, इनकी आवाज भी बहुत बुलंद है और सुंदर भी है। इनकी कविताएं, हम आज कविता भी सुनेंगे हम, क्योंकि ये स्टार्ट भी प्रार्थना से भी करा सकती है, इतना आवाज अच्छी है
और ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी आजकल सब जगह का पूनम जी उभर कर आ रही है। जहाँ देखो कभी भी प्रोग्राम देखते हैं तो पूनम जी के अलग अलग प्रोग्राम चालू रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये किताबें भी लिखती है। इसकी 6 किताबें प्रसिद्ध है। मझधारा मुझे लगता है इनकी कविता संग्रह और मेरा आओ जीना सीखे एक साथ में ही पब्लिश, एक ही 13पन भवन में हमारा हुआ था ये, मुझे जहां तक याद है, या समय क्षण भर रुका। तो इस तरह ये किताबें लिखते लिखते तुलसी पर शांति दर्शन का पीएचडी करना, तो ये शांति दर्शन मतलब अहिंसा का ही दर्शन है ऐसे मुझे लगता है। और इनका कहानी संग्रह भी बहुत प्रसिद्ध हो गया है, सत्य के सीमांत के पार, और ये किताबों का संपादन भी करती है। खुशहाल रिश्ते, पहचान, भारत के कवि कवयित्री, इन पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है। और अनेक सम्मान है, उनका वर्णन करने जाएंगे तो काफी समय लगेगा, पर शॉर्ट में कहूंगी कि गुजरात के राज्यपाल के कर कमलों से इनको श्रेष्ठ कहानी के लिए भी सम्मानित किया गया है। साहित्य जग में ये अनेक पोस्ट पे भी है, जैसे साहित्य सौरभ की सहमंत्री है, बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य है, महिला काव्य मंच सूरत के अध्यक्ष है, और अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल में अनेक सालों से इन्होंने अपनी सेवा दी है। लेखिका है तो अनेक पत्र पत्रिकाओं में तो कहानियां आती है, पर आजकल इनकी रोज यूट्यूब द्वारा भी वो कहानी आती है। छोटी सी कहानी होती है, आज ही मैंने पढ़ी इनकी कहानी, तो हर कुछ दिनों के बाद एक सुंदर कहानी भी ये प्रस्तुत करते, बिल्कुल सुनने जैसी ये कहानी है। और आप भी जरूर इसके बाद जुड़ते रहिए, हम आपको कहानियां भी बेचते रहेंगे। और इसके साथ साथ आकाशवाणी और अनेक चैनलों पर इनका कार्यक्रम हुआ है। सूरत में रहती है तो नेचुरली हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो सतत देखो तो कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन में इनका कार्यक्रम होता ही है। और अभी अभी बहुत बड़ी एक नई पीढ़ी, नई सोच का एक कार्यक्रम था, परंतु वो इतने बिजी थे वो ज्वाइन नहीं कर सके, तो मुझे बोला आप संयोजन कीजिए। तब मुझे पता चला इस संस्था के भी पूनम जी अध्यक्ष है, और ये संस्था भी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे कई संस्थाओं से जुड़कर ये काम करती है। तो तू साक्षात संस्कार है, तू साक्षात संस्कार है, संस्कृति सरस्वती तेरे अंदर है, जीत उसकी निश्चित है जो झांकता है अपने अंदर है। तो इन्होंने एमए भी किया है, जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान। तो बिल्कुल ये अपने आप को समझने की कोशिश भी करती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हमें सबको आज जानना भी चाहिए गुरुदेव तुलसी ने हमें आगे लाने के लिए कितना कुछ किया, और कितने सारे ऐसे आयाम है कि हम जुड़ सकते हैं। ज्ञानशाला है, आपको इंटरेस्ट है तो बच्चों को पढ़ाने जुड़ सकती है, आपको अपना खुद का कल्याण करना है तो एमए पीएचडी वगैरह करके एमए को भी पढ़ा सकती है। और महाप्रज्ञ जी ने परीक्षा ध्यान दिया है। तो ऐसे मतलब मैं जानती हूँ हम नहीं है सीता, नहीं अहिल्या, हम नहीं है गांधारी, हम तो है वर्तमान की नारी, हम तो है वर्तमान की नारी। परंतु वर्तमान की नारी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास ने ही हमें स्थान दिया है पहला। राधा कृष्ण, सीता राम, भगवान ने दिया है तुझको प्रथम स्थान, सृष्टि की निर्माती नारी, ये तुझको समझना होगा। नारी है गुणों की खान, तो अपने गुणों को पहचानना होगा। तो आइए जानते हैं हमने पूनम ने अपने गुणों को कैसे पहचाना। तो पूनम जी एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ, और सबको एक बार बोलती हूँ सभी वेलकम करें, मोस्ट वेलकम। हम वेलकम कैसे करते हैं सबको? वेलकम, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, गुड, यस वेलकम, पूनम वेरी जी मोस्ट गुड। वेलकम। और पहला प्रश्न मैं आपको पूछूंगी, वेरी गुड, यस वेलकम, यस। तो पहला प्रश्न मैं पूनम जी को पूछना चाहूंगी कि पूनम जी, जो व्यक्ति आगे काम करते हैं उसके बीच कहीं बचपन में ही उनमें समाये होते हैं, तो आपके पियर से आप बताइए कि आपको कैसे संस्कार मिले, और शादी कब हुई, और यहाँ तक कहाँ कैसे आपका प्रवास हुआ। ये पहला आपका पड़ाव जानने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाएंगे। तो हम चलेंगे इनके पियर और जानेंगे पूनम जी से कि किसका इन पर प्रभाव था और कैसे वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली। पूनम जी गुजरानी, मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम। धन्यवाद अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस मैं सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आनंद जी भाई साहब का, इस फिटनेस केंद्र का, और जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने ये मंच मुझे दिया, आप लोग इससे जुड़े। जहां तक मैं अपनी बात जो आप मुझे पूछ रहे हैं वो मैं बताना चाहूंगी, तो मैं अपने करीब सबसे ज्यादा जिसको पाती हूँ वो है मेरी दादी और मेरी माँ।
जहां से संस्कारों का बीजारोपण मेरे वाह अंदर। मैं मुड़ के अगर देखती हूँ, जैसे कहानियों की बात आपने कही, तो मैं कहानियां जहां देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरा तो पूरा बचपन कहानी वाला था। मतलब हर रोज मेरी दादी जब वाह व्याख्यान में जाती थी, वहां से लौट के आती थी, तो जो भी वहां व्याख्यान सुनाया जाता था, अक्सर व्याख्यान के बीच में कुछ कहानी, कुछ बातें, कुछ संस्मरण सुनाए जाते हैं, वो घर आकर के हमें सुनाती थी। उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। एज इट इज जैसे महाराज सुनाते थे वैसे की वैसे वो घर आकर के हमें सुनाया करती थी। और रात को, चूंकि उस समय टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, हम रात को फिर उनके पास बैठ जाते थे और सेम डे की कहानी तो सुनते ही थे, पुरानी और कहानियां भी हम सुनते थे। तो मुझे याद है कि हम लोगों को शायद सैकड़ों कहानियां मेरी दादी ने सुनाई होगी, सैकड़ों कहानियां वाह जिसको मैं कह सकती हूँ। और बात बात में वो कहावतें बोलती थी, बात बात में वो किस्से सुनाया करती थी, बात बात में जैसे गीत की लाइनें जो होती है वो गा के बताया करती थी, जो पुराने गीत थे उनके अर्थ बताया करती थी। मतलब उनको इतनी नॉलेज थी, भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप ही रही थी शायद, लेकिन उनको नॉलेज बहुत थी, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत थी। तो मुझे वहीं से संस्कार मिले। और मेरी मम्मी को बहुत शौक था। मैं 4 साल की थी, मेरी मम्मी मुझे बताती है, मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन वो मुझे बताती है कि जब 4-5 साल की थी तब आचार्य श्री मतलब डूंगरगढ़ में पधारे थे और मैंने तुम्हें माइक के आगे खड़ा कर दिया था, कुछ याद करा के, नन्ही मुन्नी बच्ची हूँ अभी अक्ल की कच्ची हूँ, लाइक दैट राइम्स ऑफ। तो वो मेरे पीछे बैठ जाती थी और जहां मैं अटकती थी, एक बच्चा अटकेगा निश्चित रूप से, जहां मैं अटकती थी वहां एक शब्द बोल करके मुझे याद दिला देती थी। तो ये जो बोलने का जो संस्कार है, ये जो चीजें हैं, वो वहां से मुझे प्राप्त हुई। फिर मैं आगे, जैसे मैं अगर अपने आप को, ये बचपन तो मुझे याद नहीं है, उसके बाद जब मैं बड़ी हुई और मैंने अपने बचपन में, मैं बहुत खुश नसीब रही कि मैं डूंगरगढ़ की धरा से आती हूँ, श्री डूंगरगढ़ राजस्थान से। और वहां साध्वी श्री जी, कला श्री जी आदि साध्वियां कंटिन्यू रहते थे। उनका बहुत एक प्रभाव होता था, साध्वी श्री लाडा जी का, उनका जो सिंघाड़ा था उसका, कन्या मंडल का। मैं हमेशा कन्या मंडल से जुड़ी रही और फिर मैंने वहां पे देखा कमला जी भादानी को, शांता जी पुगलिया को, कन्यालाल जी छाजेड़ को और धनराज जी पुगलिया को। आज मैं उन सबको याद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके, जब वो बोलते थे, अलका जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब वो बोलते थे तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक टक उनको निहारती थी। मुझे लगता था क्या बोल रहे हैं, क्या रस घोल रहे हैं। और ये जो वाह संस्कार था, ये मेरे अवचेतन मन पे कहीं ना कहीं, आज मैं समझ पाती हूँ उस चीज को कि मेरे अवचेतन मन पे वो संस्कार गहरे हो गए। मैं शायद उनके जैसा बनना चाहती थी। मेरे भीतर वो एक जिज्ञासा, एक लालसा, एक अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो गई थी कि मुझे कहीं ना कहीं इनके जैसा बनना है, इनके जैसा होना है। ये मुझे अच्छा लगता था बचपन से ही। तो वो जो संस्कार थे वो आगे जाकर के पल्लवित हुए। जी अलका जी। वाह बहुत बढ़िया। बाकी ऐसे मेरे पापा को भी तो बहुत, अब जब बताइए, शादी तो हो गई आपकी, कहाँ आई शादी, किसके साथ और कैसे? बिल्कुल। तो मैं इसके साथ ये भी जोड़ना चाहूंगी कि मेरे पापा हालांकि हमसे दूर रहते थे आवाज थोड़ी क्लियर के की। चक्कर में, लेकिन जब शादी भी के वो, बाद की कहानी सुनाइए। जी जी अलका जी, शादी मेरी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, 19वें साल में रनिंग थी मैं और मेरी शादी होगी। मैंने बीए किया था तब। आपको बता दूं कि मैं कॉलेज भी नहीं गई थी, क्योंकि जब मैं डूंगरगढ़ में थी तो कॉलेज नहीं था, हमने प्राइवेट बीए किया था। और शादी होती, लेकिन मन में एक तमन्ना थी पढ़ने की, लालसा थी। तो वो लालसा उस समय तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे बड़े हुए थोड़े से, तो फिर उस लालसा ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। वो जो बीज था भीतर, जैसे ही माहौल मिला, जैसे ही धूप मिली, जैसे ही पानी मिला उसको, तो उसने प्रस्फुटन लेना शुरू किया। और मुझे लगा कि मुझे तो वापस पढ़ना है, एमए करना है। जो पीएचडी का मेरा सपना था, जो डॉक्टर का सपना था, वो बाकी रह गया। इसी दौरान मेरी जो छोटी सिस्टर है वो एमबीबीएस करके चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुकी थी। और मेरे मन में बचपन से एक ख्वाब था लिटरेचर में ही जाने का। तो वहां से फिर मैंने शादी के बाद, हालांकि माहौल बहुत चेंज था मेरे यहाँ का, शादी के बाद जब मैं आई तो मेरे पीहर और ससुराल का जो वातावरण था वो बहुत चेंज था।
लेकिन उस चेंजिंग वाले वातावरण में भी मैंने अपने आप को ढालने की कोशिश की, उस वातावरण को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की और उसमें मैं कामयाब रही। मेरे हिसाब से वो वातावरण बनता चला गया और फिर मैंने एमए का फॉर्म भरा, जैसा कि आप जानते ही हैं। फिर मैंने पीएचडी का फॉर्म भरा। जब पीएचडी का फॉर्म एक बार भर दिया तो मन में बहुत ऐसे था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां थी, परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां। लेकिन मेरे यहाँ मेरे पति का, मेरे बच्चों का बहुत सहयोग रहा। बच्चे जब पढ़ने बैठते थे तो वो मुझे कहते थे कि मम्मी आपको भी बैठना है, अभी आप उठ नहीं सकते, आप हमें उपदेश देते हो पढ़ने के लिए, पहले आप खुद अपनी पढ़ाई लेकर के बैठो फिर हम बैठेंगे। तो ये जो बच्चों का माहौल था, ये जो बच्चों का एक वाह, प्यार था मेरे प्रति, एक समर्पण था कि नहीं हम खुद खाना खा लेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप बीच में नहीं उठ सकते। तो ये चीजें मुझे बहुत सपोर्ट करती रही और धीरे धीरे मैं अपने पीएचडी पढ़ पाई। वेरी गुड। और आपको तो पता है मेरी पीएचडी की पूरी कहानी, आपका सहयोग, कनक जी बरमेचा का, गणपत जी भंसाली का, कितने सारे ऐसे लोग मिले मुझे जो मेरे जीवन को थोड़ा 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 बदलाव करते करते मुझे एक आकार देते चले गए। मैं उन सब का आज यहाँ इस मंच से बहुत सारा धन्यवाद प्रेषित करती हूँ अलका जी। और आनंद जी भाई साहब जैसे लोग जब जुड़ते हैं जीवन में, वो किसी न किसी रूप में आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। तो मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े जिन्होंने मुझे थोड़ा 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 करके बनाया। मैं खुद अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बनाने वाले लोग मिल गए, शायद ये मेरी खुशनसीबी थी। सही है, बिल्कुल सही कह रहे पूनम जी, बहुत बढ़िया। ममता, समता, सहनशीलता, नारी के ये सच्चे श्रृंगार, सेवा समर्पण से वह करती है रोशन अपना परिवार। तो परिवार को आपने रोशन किया तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और उनके साथ से आप आगे बढ़ी, तो अब उनके साथ आप कैसे तालमेल करके रहती थी सासू जी के साथ, और इसके लिए आपको कौन सी बातें महिलाओं को संदेश के रूप में देना पसंद है, बताइए। अलका जी, आज भी मैं आपको जैसे पता ही है, यस, बिल्कुल। फैमिली में रहती हूँ। मेरे सास ससुर, मेरी लड़का, लड़के की बहू, मेरी पोती, हमारा एक परिवार है। और मैं यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा करने की या बहुत ज्यादा कुछ ऐसी जरूरत शायद नहीं पड़ती है। सबसे पहले एक बात इसकी जरूरत पड़ती है कि आप सरल रहें, सरल मन से, सरलता से अपने कामों को करते रहें, समर्पण भाव रखें और बैलेंसिंग रखें। ऐसा एक ही दौड़ में दौड़ते न रहें। बहुत सारे काम मुझे इसके लिए छोड़ने भी पड़ते हैं, कई सारी अपॉर्चुनिटी सामने आती है लेकिन मैं उनको कर नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि आज मेरा परिवार अगर ज्यादा जरूरी है तो मैं रुक जाती हूँ। तो जितना मुझे लगता है चलना जरूरी होता है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका रुकना भी होता है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो सकता है, पर्सन कोई भी हो सकता है। लेकिन चीजें वही होती है कि आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समझिए, सरल रहिए। सबके साथ एडजस्टमेंट बनाने की आपकी मानसिकता होनी चाहिए। सबसे पहला जो है, जैसे जो भी बातें हमारी घटित होती है सही। आपके माइंड में घटित होती है। जैसा कि मैंने शांति दर्शन को पढ़ते हुए, देखते हुए, समझते हुए भी मैंने समझा इस चीज को कि जो भी घटनाएं घटेगी आपके जीवन में, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन आपके माइंड से है। तो आप अपने मन को जितना वश में रखेंगी, आप अपने मन को जितना समझेंगी, खुद अपने आप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कोई हमें दूसरा समझे न समझे, कोई हमें माने न माने, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये देखना है कि हम खुद अपने आप को कितना जान पा रहे हैं, खुद अपने आप में सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है। अगर वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है तो आप कम करें, ज्यादा करें, कुछ कर पाए न कर पाए, कुछ छोड़ना पड़े आपको, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप लाइफ में धीरे धीरे ही सही, मुझे लगता है चलना, निरंतरता होनी बहुत जरूरी है। धीरे चलें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निरंतर चलें, ये बहुत जरूरी है। अगर आप निरंतर चलते हैं तो निश्चित रूप से मंजिलें आपका वाह, स्वागत करती है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप चलते चलते कविता में कैसे पहुंची, ये बताइए। और आपकी एक सुंदर आवाज में बहुत खूबसूरत कविता भी पेश कीजिए, ताकि माहौल भी बनेगा और सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। विशेषकर आपके पास कोई नारी पे कविता हो या अहिंसा पे, गांधी, तुलसी, कोई भी विषय आपका प्रिय हो, वो आप कविता पे कैसे पहुंची वो बता दीजिए। मोस्ट वेलकम।
कविता का ऐसा है अलका जी, कविता तो मेरे बचपन से ही मेरे भीतर थी। मैंने कभी कविता लिखने के लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, सहज रूप में कविताएं बन जाती है और सहज रूप में मैं उनको लिख लेती हूँ। जब कविता बन जाती है तब जाकर के मैं उसको लिखने बैठती हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कविताएं हो, चाहे वो मुक्तक हो, कुछ भी हो, मैंने उनको प्रयास के साथ नहीं लिखा है। मैंने उनको लिखा है एक बहाव में, मेरे भीतर ऊपर तक बहाव आ जाता है और उस बहाव को फिर मुझे एक रूप देना ही पड़ता है। कभी वो कविता के रूप में निकलता है और कभी वो कहानी के रूप में। मैं 4 पंक्तियां अपने परिचय की है वो आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ, सुनिएगा। पूनम नाम है मेरा, चमकना काम है मेरा। पूनम नाम है मेरा, चमकना काम है मेरा। गीत गजलों की महफिल ही ये चारों धाम है मेरा। गीत गजलों की महफिल ही ये चारों धाम है मेरा। शब्दों से सगाई कर चुकी हूँ मैं तो मेरी माँ। यही बस राम है मेरा, यही घन श्याम है मेरा। वाह तो जब वाह राम वाह। और श्याम कविता हो तो वहां कविता के लिए कोई कोशिश करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। कविताएं मेरे भीतर बहती है और मुझे उनको एक पेन जैसे ही उठाती हूँ वैसे ही, शायद गॉड गिफ्टेड कहें इसको, भगवान की देन कहें, संस्कार कहें, जो भी नाम दें, पर वो खुद ब खुद अपना रूप तय करती है। कभी छंद मुक्त होती है, कभी छंदबद्ध होती है। एक कविता जो बहुत मेरी फेमस कविता है वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ, पायल और चूड़ी वाली। कि पायल ने चूड़ी से पूछा, पायल ने चूड़ी से पूछा, खनकती हो तुम भी, खनकती हूं मैं भी, फिर भी तुम खनकते खनकते किसी की कलाई में टूट कर क्यों चुप जाती हो। फिर भी वाह तुम खनकते खनकते किसी की कलाई में टूट कर क्यों चुप जाती हो। चूड़ी हंसकर बोली, चूड़ी हंसकर बोली, सुनो बहना, हम एक दूसरे से टकराती हैं, इसलिए टूटती हैं, बिखरती हैं, चुभती हैं। और तुम अपने आप से टकराती हो, इसलिए न टूटती हो, न बिखरती हो, न चुभती हो, बल्कि एक आवाज पैदा करती हो, मधुर संगीत पैदा करती हो। इसलिए दूसरों से टकराना बंद करके खुद से टकराना शुरू करें, तब पाएंगे जीवन का नवनीत, तब पाएंगे जीवन का नवनीत। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। सही बात है, जैसे टकराना, कितना सुंदर एक 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 संदेश कविता में आप जो देती है। आपके कहानी में भी बहुत सुंदर संदेश होते हैं। और आपके तो मुझे एक जानकारी चाहिए कि गुरु के, तेरा पंथ के जितने भी हमारे गुरु है, गुरुदेव तुलसी मतलब भिक्षु स्वामी से लेके गुरुदेव तुलसी महाप्रज्ञा और आचार्य महाश्रमण जी, इन सब के आशीर्वाद से और इनसे आपने क्या पाया कि जिससे आपको प्रेरणा मिलती रही, गुरुदेव तुलसी की ये नया मोड़, वो भी आपको बहुत लुभाता होगा। तो इस बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? जी अलका जी, ये आपने मेरे मन का सवाल किया है। मैं आपको बताना ही चाहती थी कि जो संस्कार मेरे भीतर है वो जैसे ज्ञानशाला में बच्चे जाते हैं, फिर कन्या मंडल में मैं गई, फिर वहां से मतलब हर रोज हमारा साधु संतों के साथ आना जाना था, उठना बैठना था, तो वहां से बहुत सारे संस्कार हमने ग्रहण किए। आचार्य तुलसी का चातुर्मास, मेरी शादी से थोड़े ही समय पहले आचार्य तुलसी का चातुर्मास श्री डूंगरगढ़ में था। वो 4 महीने का जो काल था, आचार्य तुलसी खुद हमें चौबीसी सिखाया करते थे, कन्या मंडल की लड़कियों को खड़ा करके, और खुद गाते, फिर हमें कन्या मंडल की लड़कियों को कहता तुम गाओ, फिर पब्लिक गाती थी। मतलब आचार्य तुलसी के साथ वो जो तरतमता थी, वो जो तालमेल था, उनका जो वात्सल्य था, जब हम कहीं रुक जाते तो वो तुरंत वहां से उठा लेते थे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा। उनकी सिखाई भी चौबीसी के वो जो क्षण है वो मुझे आज तक मेरी लाइफ के मेमोरेबल क्षण है। प्रमुखा श्री जी का जो सानिध्य है, जब भी मैं गई प्रमुखा श्री जी के पास, जब भी उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने इतना स्नेहिल वात्सल्य मुझ पर बरसाया, इतना स्नेहिल आत्मीयता उन्होंने मेरे पर लुटाई कि मुझे लगता है मेरे जैसा भाग्यशाली शायद कम लोग होते होंगे। वही आचार्य महाश्रमण जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, जब भी उनके दर्शन करते हैं एकदम मन तसल्ली हो जाती है, आंखों को तृप्ति मिलती है, हृदय को एकदम आनंद मिल जाता है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे तेरापंथ समाज से आते हैं जहां महिलाओं के विकास के बहुत सारे आयाम,
एक आयाम नहीं है वहां पे, अनेकों आयाम। नया मोड़ की बात हम करें, हमने शायद नया मोड़ जब आया था तब इतने शायद हम छोटे थे, लेकिन उसके बाद जो बदलाव घटित हुआ हमारे समाज में, वो बदलाव हमारे ऊपर किसी न किसी रूप में असर कर रहा है। वो बदलाव आज तक हमारा साथ निभा रहा है, और उसी की बदौलत तेरापंथ समाज की जो महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो किसी भी महफिल में जब जाती है तो वो अपना एक अलग वजूद रखती है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी समाज के लिए। और ये पूरा का पूरा श्रेय जैसे आचार्य तुलसी को जाता है, और उसके बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य महाश्रवण जी ने इसको कंटिन्यू कर लिया, कंटिन्यू अडॉप्ट कर लिया। और हमारे समाज की महिलाएं हर फील्ड में, आप देखिए किसी भी फील्ड में, चाहे वो वक्ता हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो लेखक हो, कविता हो, कहानी हो, हर फील्ड में हमारी महिलाएं हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर, मतलब इतना खुला आसमान उनको दे दिया कि उनको परों को कहीं भी रुकने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, किसी ने बांधा नहीं। उनके परिवार का माहौल अच्छा हो गया, उनकी सोच अच्छी हो गई। और जब सोच अच्छी हो जाती है ना किसी भी समाज की, किसी भी परिवार की, तब वहां विकास के अनंत द्वार खुल जाते हैं, खुद ब खुद। खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, खुद ब खुद खुल जाते हैं, क्योंकि तब हमारी सोच विकासशील है, सोच महत्वपूर्ण है। जब सोच घटित होती है, जब विकास के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। और वाह मेरे वाह वाह। ऊपर भी तेरापन समाज का, हमारे गुरुओं का, आचार्य तुलसी का बहुत मतलब कृपा रही है, और उनकी मतलब मेरे ऊपर बहुत एक वर्द हस्त रहा है। आचार्य तुलसी का जब मैंने शोध किया, आचार्य तुलसी का शांति दर्शन इस सब्जेक्ट पे, तो मुझे आचार्य तुलसी के साहित्य को बहुत नजदीक से पढ़ने का अवसर मिला। क्योंकि ऐसे हम पढ़ते हैं, लेकिन जब शोध करते हैं तो एकदम गहराई से उस चीज को पढ़ते हैं। तो मैंने लगभग लगभग उनकी काफी, कम से कम 100-150 पुस्तकों को एक नजर पड़ा है। और मैंने उनकी डायरियों को, जो आचार्य ये सॉरी प्रमुख श्री जी ने जो संपादित की है, मेरा जीवन मेरा दर्शन भाग 1-2, वो 25-30 जो भाग है सब मैंने पढ़े। तब आचार्य तुलसी को मैंने जाना कि उनकी सोच क्या थी, वो क्या चाहते थे अपने समाज से, वो क्या चाहते थे इस राष्ट्र से, वो क्या चाहते थे भारत भूमि से। तब मुझे लगा कि एक ऐसा संत जो इस धरा पर आया, गांधी जैसा एक संत, जैसे कि आज हम मना रहे हैं अहिंसा दिवस, गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, तो आचार्य तुलसी गांधी जी से सोच में अगर मैं कहूं कि उससे ऊपर का लेवल वो छू रहे थे, तो कोई अतिशयोक्ति मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति होगी। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगी, शांति दर्शन पे मैंने पीएचडी की है, इसलिए थोड़ी सी मेरी बात रखना चाहूंगी कि देखिए, और यहाँ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि नदियों को साफ करना न करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप नदियों को गंदा करना बंद कर दीजिए। अगर आपने नदियां को गंदा करना बंद कर दिया तो नदियां साफ तो खुद ब खुद हो जाएगी। आप पेड़ उगाइए, नहीं उगाइए, पेड़ काटना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप पेड़ काटना बंद कर देंगे, जंगल अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। आप अशांति को फैलाना, अशांति करना बंद कर दीजिए, शांति तो अपने आप आ जाएगी। शांति को लाने की, शांति को थोपित करने की, कहीं से बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अशांति करना बंद कर दीजिए, अशांति के कारणों को बंद कर दीजिए, कलह बंद कर दीजिए, क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष को बंद कर दीजिए, आप शांति को खुद ही पालेंगे। तो मुझे लगता है जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन विचार के बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, और वही आज के युग की जरूरत भी है। वाह, बहुत सही कहा, बहुत सुंदर फरमाया कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। छोटी सी बात पर बहुत गहराई की बात बताई आपने। मैं पूनम जी एक पूछना चाहूंगी कि जिंदगी में कुछ या पर ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि जो दिल को ठेस भी पहुंचाते हैं। कभी दुख होता है, कभी खुशियां मिलती है, सारे प्रसंग जिंदगी उसी को आजमाती है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है, जो हर मोड़ पे चलना जानता है। कुछ पाकर कोई मुस्कुराता है, कुछ पाकर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसकी सच्ची होती है, बहुत कुछ खोकर भी वो मुस्कुराता है, बहुत कुछ खोकर भी वो मुस्कुराता है। जरूरत से ज्यादा है वो नसीब है, जरूरत से ज्यादा है वो नसीब है। भगवान का दिया सब कुछ है फिर भी रोता ही रहता है, वो बदनसीब है, वो बदनसीब है। पर कुछ भी ना होकर खुश रहता है, वो तो खुश नसीब है। तो हमारे में ऐसी भी महिलाएं हैं कि जो कभी कुछ बुरी घटनाएं होती है तो पूरे जिंदगी भर रोती रहती है, कुछ पाने के बाद भी जो नहीं है उसके लिए रोती रहती है।
तो आपके जीवन में ऐसे कोई प्रसंग है कि जो आपको बहुत दुखी करके जीवन भर रुला भी सकते थे, परंतु उसको भुलाकर, उसको याद में रहकर रखते हुए भी आप अपने जिंदगी को आगे बढ़ाया? ऐसे भी कोई प्रसंग हो तो महिलाओं के लिए बहुत काम के है, तो बताइए पूनम जी, बिल्कुल आपके बिल्कुल। जीवन के कुछ सुनहरे अनुभव, देखिए सुख रेखा दुख जी, के अनुभव दोनों भी। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी में खट्टे मीठे अनुभव तो सबको होते ही हैं, और मुझे भी हुए ही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिंदगी ने सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिया हो। कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जो मुझे तब रुला के चले गए या भावुक करके चले गए। ऐसा तो होता ही है। एक बार मैं आपको बताती हूँ कि मेरी पहली पुस्तक आई थी मंजधार। वो मैंने अपने हिसाब से पब्लिश करवाई थी, कोई पब्लिशर नहीं था उसका। और तब मैं इतना ये सब चीजें जानती भी नहीं थी, सहज ही वो पुस्तक आ गई थी। और सूरत में एक बहुत बड़े राइटर आए थे एक बार, और मैंने उनको अपनी पुस्तक भेंट की। मैं बहुत आशा उम्मीद लेकर के उनके पास गई थी, भेंट की मैंने उनको अपनी पुस्तक। उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे कहा, थोड़ा सा उनका कहने का जो टोन था वो व्यंग्यात्मक था। उन्होंने मुझे कहा कि क्या बात है, खुद ही पेपर लिखा, खुद ही चेक कर लिया। इस तरह से उनका जो टोन था ना वो बहुत, मैं गई थी किसी आशीर्वाद मिले, कुछ मुझे मतलब मार्गदर्शन मिले उस अपेक्षा से, और उनका जो टोन था वो बहुत सही ऐसा बात, व्यंग्य सही वाला बात है। टोन। जब उन्होंने सही मुझे बात है। ऐसा कहा तो मेरी एकदम से आंख भरी, और मेरे आंसू थमे नहीं, एकदम इसी तरह लिया। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, मैंने एक चैलेंज की तरह लिया कि अब जब भी किताब आएगी तो किसी प्रकाशक के थ्रू आएगी। और आप देखिए कि अगली ही पुस्तक जब आई मेरी, समय क्षण भर रुक गया, तो वो हिंदी साहित्य अकेदमी के अनुदान से आई हुई है। अनुदान महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसको कहाँ से क्या मिला। ये गुजरात साहित्य अकेदमी से आई थी। उसके बाद जो मेरी 2 और किताबें आई वो यस पब्लिकेशन से आई। मतलब मैंने अपने आप को, हालांकि उस बात को थोड़े समय के बाद मैं उस चीज से आगे निकल गई थी कि ठीक है, कहने वाले कहते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उस दिन को अगर मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इस वाकये ने मेरे को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। हालांकि उस समय तो मैं एक बार भावुक हो गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा। घर आके भी मैं अंदर से ऐसे फीलिंग मेरी वो थी कि ऐसा, इतने बड़े राइटर हैं, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर आज मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन मुझे उन्होंने एक ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दिया कि अगली बार जब तुम करो तो ऐसे करना। मतलब मेरे अंदर वो फीलिंग्स आ गई कि जब भी करूंगी तो कम से कम इतना पा करके करूंगी। वो जो फीलिंग्स थी, ऐसे और कई मोड़ आए जहाँ पे मुझे किसी ने टच किया या किसी ने कुछ कहा, तो फिर जब पलट के देखती हूँ ना, उस दिन तो मुझे लगता है थोड़े समय के लिए बुरा लगता है। फिर जब पलट के देखती हूँ तो अपने आप को क्योर करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, जाने दो, इसको हटाओ यहाँ से, और इसमें क्या अच्छा है, क्या ऐसा है जो मैं ग्रहण कर लूं और मैं अपने आप को मोल्ड कर पाऊं, अपने आप को और अच्छा साबित कर सकूं। फिर मैं उसको ग्रहण करके आगे बढ़ती हूँ। ये मुझे लगता है कि बहुत मैं बढ़िया, करती हूँ। बहुत बढ़िया। परंतु ऐसा भी अनुभव परिवार में कोई हुआ है, या अपने देखो रिश्ते संभालते संभालते अपने घर में ऐसा कुछ हो जाता है कि अपना ही मन उदास हो जाता है और फिर हम उसी से ही अपने आप को संवार लेते हैं? तो महिलाओं के लिए ये भी जानना बहुत ये भी जरूरी। होता ही साहित्य का रहेगा। अनुभव तो आपका टचिंग है, बिल्कुल। इसके हाँ। साथ परिवार के कोई अनुभव? नहीं, परिवार में भी देखिए, जहाँ इतने लोग होते हाँ हैं, जी, सबकी आवाज। विचारधाराएं अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है। मैंने कहा ना, जब मैं शादी करके यहाँ इस परिवार में आई, तो मुझे लगा कि मैं बहुत अलग विचारधारा की हूँ और यहाँ के विचार थोड़े अलग, मतलब अलग हैं। उन दोनों में एक लड़की को, कोई भी लड़की हो, उसको इस पीरियड से गुजरना ही होता है, मुझे ऐसा लगता था तब। और मैंने तब अपने आप को समय दिया, अपने परिवार सही, को समय बिल्कुल। दिया, अपने आप को थोड़ा रोका। क्योंकि एकदम सिर्फ उड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, आपको धरा पर पांव भी रखने उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, धरा पे लौट के भी आना होता है। तो मैं थोड़े सालों के लिए रुकी रही, मतलब उस समय अपने आप को परिपक्व होने दिया, अपने परिवार को समय दे करके। और वो जो चीज थी उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया, मेरे परिवार को मेरे ऊपर एक विश्वास पैदा हो गया, एक सपोर्ट सबका मुझे मिलने लग गया। और वो चीज आगे जा करके फलीभूत होकर के जब लौटी, जैसे कहते हैं ना, एक बीज जब धरती पे बोते हैं तो उसके फल जब निकलते हैं ना, तब उसका असली स्वाद आता है। तो वही शायद मेरे साथ हुआ। मैंने समय दिया अपने परिवार को, और उस चीज को जो समय दिया वो आज लौट करके मेरे पास वापस आ रहा है। तो मुझे लगता है वो अच्छा किया
कि मैं समय दे पाई और अपने आप को वाह उस जगह पे रुक पाई, खड़ी रह पाई, तो ठीक है। और होता रहता है, ये छोटी छोटी चीजें तो होती ही रहती है अलका जी। सही बात है, बिल्कुल सही है पूनम जी। उसी तरह आप अनेक पदों पर भी काम करती हो, करती थी अलग अलग पदों पे, आज भी अलग अलग पदों पे, और आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी है। तो साहित्य में ही कई जगह काव्य मंच वगैरह के अध्यक्ष है। तो आपके इन सारे पदों के साथ ये कविता का क्षेत्र अलग, पॉलिटिक्स का क्षेत्र अलग, साहित्य का क्षेत्र अलग, समाज का क्षेत्र अलग, फिर भी इन सब में आप काम करते हुए तो बैलेंस भी कैसा करते हैं, और क्या इसके कुछ खास एक आधे यादगार अनुभव हो तो वो भी हमें शेयर कर दीजिए। बैलेंसिंग का ऐसा है अलका जी, क्योंकि कविता और कहानी के लिए मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ता। जब भी मैं लिखती हूँ फ्रिक्वेंटली लिख के, और उसको एक बार में एक सिटिंग में, कविता तो मेरी एक ही सिटिंग में फिनिश हो जाती है, कहानी के लिए बेशक मुझे 2-3 सिटिंग लगती है, वो मैं करती हूँ। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ता। एक समय था मैं कवि सम्मेलनों में भी काफी जाया करती थी। मैंने कुमार विश्वास के साथ भी काव्य पाठ किया है, शैलेश लोढ़ा के साथ भी काव्य पाठ किया है, हरिओम पमार जैसे दिग्गजों के साथ, बाल कवि बैरागी जैसे दिग्गजों के साथ मैंने काव्य पाठ किया है। तो ये हमारे हाँ, जीवन के कुछ यादगार क्षण होते हैं जो हमें अ, अ, मिलते हैं कभी कभी, और वो हम कर पाते हैं। देश के विविध शहरों में मैंने काव्य पाठ किया है, और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी काफी जगह जाना आना होता रहता है, हुआ है। तो बैलेंसिंग पता नहीं नेचुरली हो जाती है अपने आप, कभी ये आगे कभी वो आगे, कभी कुछ, तो चलते रहता है जीवन प्रवाह की तरह। और मुझे लगता है जीवन में ये विविध रंग, जैसे कविता भी है मेरे जीवन में, कहानी भी है, मैं गजलें भी लिखती हूँ। तो कई बार काव्य वाले भी कहते तुम गजल भी, कविता भी, कहानी भी, इतनी विविध। मैंने कहा ये पता नहीं है, शायद मेरे अंदर कुछ विविध रंगी होंगे, मेरे भीतर का हृदय जो है वो विविध रंगी होगा, वो कभी लाल आगे आ जाता है और कभी पीला आगे आ जाता है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा समझ शायद नहीं है, पर वो खुद ब खुद हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक प्रवाह है जो मुझे अपने साथ बहा के ले जाता है। जब जो प्रवाह आगे आता बिल्कुल। है, जो लहर आगे आती है, मैं उसी लहर को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, अपने भीतर समाहित करके उसी लहर के साथ कोई जाती वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत हूँ। और बढ़िया पूनम ये जी। शायद मेरी जो एक इसके खासियत है, वही मुझे आगे लेके जा रही है। बहुत सुंदर है। अभी इस बात पे एक आधी छोटी सी आपकी कहानी भी, जो 2-3 मिनट की भी कहानी आप बताती है, अगर ऐसे एक छोटी सी कहानी अपने पब्लिक को शेयर करोगे तो आई थिंक दे विल लव इट, और उसके बाद आपकी एक सुंदर सी कविता भी हो जाए, और उसके बाद हमारी महिलाएं आपसे कुछ संवाद भी करेगी, प्रश्न भी पूछेंगी। पर कहानी सुनने का तो बचपन से आपने जैसे सुनी हुई है, और आज भी सबको अट्रैक्शन रहता है, तो कहानी होती है तो कार्यक्रम की जो है रंगत है वो बढ़ जाती है। तो और आप जैसी एक जो रेगुलर कहानी के जीवन में ही जी है, पली पड़ी है, और अभी भी सबको बांट रही है ये वो कहानी का आपका एक जो अलग अलग अनुभव है वो। तो बताइए कुछ एक आधी छोटी सी कहानी अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो कविता भी सुना सकती हूँ, क्योंकि आपकी कविताएं बहुत संदेश देने वाली और लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे आपको जो सुटेबल हो, आप मोस्ट वेलकम। जी जी। अलका जी, कहानी चूंकि एक अलग मूड जी की चीज है, और हाँ, तो मैं एक कविता तो सुना देती हूँ पहले, फिर कविता हो, हाँ हाँ, एक कविता सुना बिल्कुल। देती हूँ। एक छोटी सी कविता है मेरी, पराया धन। किसी भी महिला के जीवन से ये, या कन्या सुरक्षा से पे आप इसको ले सकते हैं कि ये कन्या सुरक्षा पे लिखी हुई कविता है। मैं उसको आप तक पहुंचाती हूँ। कि मैंने जन्म लेते ही जो सबसे पहला शब्द सुना, जैसे आपने महिलाओं की बात की, अलग अलग रंगों से उसको निकलना पड़ता है, अलग अलग माहौल से, उसकी बात मैंने इस कविता में की है, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। कि मैंने जन्म लेते ही जो सबसे पहला शब्द सुना वो था पराया धन। मैंने मैंने जन्म लेते ही जो सबसे पहला शब्द सुना वो था पराया धन। मेरी दादी कह रही थी, लो फिर लड़की आ गई, लो फिर लड़की आ गई, कल चली जाएगी किसी और का घर बसाने। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हुई, परायेपन का ये दंश मेरे साथ बढ़ता गया, और मैं बढ़ती गई, लता की तरह बड़ी जल्दी जल्दी। सॉरी। फिर वो दिन भी आया, फिर फिर वो दिन भी आया जिसका मेरी माँ वर्षों से इंतजार कर रही थी।
मेरे को डोली में बिठाकर विदा करने का दिन। और माँ ने चैन की सांस ली मुझे डोली में बिठाकर। अभी अनजाने द्वार को अभी अनजाने द्वार को पहचानने की कोशिश ही कर रही थी कि जाना पहचाना स्वर गूंजा, पराई जाई है, पराई जाई है, पराए घर से आई है। चाहे कितनी भी सुशील क्यों ना हो, पराई तो पराई ही होती है। और परायेपन का ये दंश न जाने कब से मेरे साथ चल रहा है। मुझे लगता है लौटेगा मेरी अर्थी के साथ, मुझे लगता है लौटेगा मेरी अर्थी के साथ। ये एक महिला की, किसी भी महिला की ये दास्तान हो सकती है, क्योंकि एक बेटी को हमेशा हम ये कहते हैं कि ये पराया धन है, ससुराल में जाती है तो कहते हैं कि पराई है। तो ये जो परायापन है, ये उसको समझने का मौका नहीं देता कि मेरा असली घर कौन सा। और यही जो एक है वो क्वेश्चन अराइज करता है कन्या सुरक्षा का। जब कन्या सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है तब इस तरह की बातें सामने आती है। और ये मेरी कविता काफी लोगों को बहुत टच करती है। लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारी कहानी जैसा हमें लग रहा है। और ये ही एक लेखक की, एक कवि की ये एक बात होती है कि वो सामने वाले को टच कर पाए। मेरी एक कहानी पिछले दिनों प्रकाशित हुई थी संदूक में सपना, राजस्थान पत्रिका में। और आप मानेंगे नहीं, मेरे पास 50 ऐसे महिलाओं के फोन आए। उन्होंने कहा कि ये कहानी आपने कैसे लिखी। मैंने कहा कैसे लिखी मतलब? उन्होंने कहा ये कहानी तो मुझे लगता है मेरी है। मतलब 50 महिलाएं उस एक ही कहानी के लिए जब आपको ये बोलती है कि ये कहानी तो ऐसा लगता है कि मेरी है, तब आपका लिखना सार्थक होता है। तो कहानियां, कविताएं हमारे जीवन के आसपास ही है, बिखरी हुई है। और जिस माहौल में, जिस समाज में, जिस परिवेश में हम रहते हैं, वहीं से निकल करके आती है। बस ये है कि हमारा लिखा हुआ किसी और को टच कर दे, वो लिखा हुआ हमारा सार्थक हो जाता है। बहुत बढ़िया। वाह जी जी सर। अभी अलका जी ने बताया आपने जीवन विज्ञान में एमए किया और प्रेक्षा अध्ययन में भी रुचि है आपकी। तो प्रेक्षा अध्ययन के प्रति लगाव आपके कब आया और आपने प्रेक्षा अध्ययन से कैसे जुड़ी और प्रेक्षा अध्ययन ने आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला? सर जीवन विज्ञान में जब मैंने एमए किया, देखिए मैं आपको स्पष्ट तौर से बताऊं, मैं जीवन विज्ञान को तब तक नहीं जानती थी। धर्म संघ में मेरा आना जाना था, लेकिन जब मैंने जीवन विज्ञान में एमए शुरू किया तब तक मेरे जीवन विज्ञान से कोई खास परिचय मेरा था नहीं। लेकिन जब मैंने जीवन विज्ञान को पढ़ना शुरू किया, जीवन विज्ञान के प्रैक्टिकल्स किए, तब मुझे लगा कि हम अपनी ही जो समाज की जो गतिविधियां हैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं जान पा रहे। और वही हाल मेरा प्रेक्षाध्यान में भी हुआ कि प्रेक्षाध्यान को जब देखना शुरू किया, प्रेक्षाध्यान हमने मतलब सीखा थोड़ा बहुत, अंतर यात्रा इसमें जीवन विज्ञान के थ्रू मार्फत ही, तो लगा कि यार ये तो मतलब अपने आप को परिमार्जन करने का इससे बढ़िया तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। तो हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी प्रेक्षा प्रशिक्षक नहीं हूँ और बहुत बड़ी कोई रोज ध्यान करने वाली भी नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं बैठती हूँ मुझे लगता है जो एकाग्रता की बात, जो मैं मेरे जीवन के अगर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे लगता है जो एकाग्रता की बात हमारे यहाँ कही गई है ना, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो एकाग्रता सिखाई ध्यान के माध्यम से, वो एकाग्रता आपकी किसी भी रूप में किसी भी कार्य के लिए हो सकती है। तो मुझे लगता है जब मैं पढ़ती और लिखती हूँ, ये दो काम ऐसे काम है जो मेरे बहुत करीब है, मेरे बहुत मन के हैं। तो जब भी मैं ये काम करती हूँ मैं इतनी एकाग्र हो जाती हूँ और मुझे लगता है वो प्रेक्षाध्यान का प्रभाव है। मतलब मुझे होश ही नहीं रहता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, इस चीज का होश नहीं होता कि मेरे रूम में, मतलब मेरा मेन गेट खुला है, कोई आ गया है, मेरे रूम तक पहुंच गया है। मैं आपको बताती हूँ कि कितनी ही बार मैं अगर कोई बुक्स पढ़ रही हूँ या कुछ लिख रही हूँ तो मेरे हस्बैंड रूम तक आ जाते हैं और वो फिर 2 मिनट मुझे देखने के बाद कि इसको तो पता ही नहीं चला अभी तक कि मैं आ गया, वो मेरे ऊपर कुछ ऐसे कंकर मतलब कुछ भी फेंकेंगे या कुछ भी करेंगे, तब मुझे अचानक से ऐसे होता है कि अरे, तो मेरी एकाग्रता इस लेवल पे सधी। और इस लेवल पे जब एकाग्रता आपकी सदती है तो आपका हर काम
जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें एकाग्रचित्त होकर के जब करते हैं तो काम अच्छा होता है। इस चीज को मैंने अनुभव किया, समझा और हृदयंगम किया। बहुत सही ज्यादा बात है। भाषा ध्यान की बात मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एकाग्रता की जो बात है, जो मैंने वाह, साधा है, जो मेरा सद गया है, वो मुझे लगता है कितना भी शोरगुल हो रहा है, अगर मेरा मन है कि मेरे को पढ़ना है तो मैं पढ़ पाती हूँ। मेरा मन है कि मुझे कुछ लिखना है, तो अगर टीवी चल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, टीवी चल रहा है तो चलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम कर पाती हूँ। ये जो चीज है वो मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी से अडॉप्ट की है, सीखी है, उनको देख करके, उनका ये विचारधाराओं को पढ़ के, किताबें पढ़ करके। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए ध्यान, आप जो एकाग्रता की बात कर रहे बहुत हो, सुंदर, ये दीक्षा ध्यान, बहुत अच्छा है दीक्षा क्योंकि ध्यान करता है, एकाग्रता तो उसकी शक्ति ही है, चित्त का एकाग्र होना। ये तो दीक्षा ध्यान बोलिए की, आनंद मैं जी तो आपने। मानता हूँ। आप बोल रहे हो ना ध्यान ज्यादा करती नहीं हूँ, तो मैं तो जैसे आप बता रहे हो, आप तो हमेशा ध्यान में ही रहती हो, नहीं, मुझे हमेशा भी यही ध्यान में ही लगता है, रहती हो। इसलिए मेरा बहुत ये ज्यादा मानना है। उसमें नहीं जाती हूँ कि मैं क्या कर पा रही हूँ, क्या नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता आपकी है कि आवाज कट रही है आनंद भाई जी, आवाज कट रही है मेरा आपकी। कर्म जो है वो मुझे अगर मैं उसको व्यवस्थित तरीके से कर पा रही हूँ बहुत तो वो सुंदर। इसका ही नतीजा है कि मैंने आचार्य महाप्रज्ञ को समझा है, जाना है। इसका ही अभी नतीजा है कि अपना कर्म को महत्वपूर्ण मानती हूँ और कर्म के आधार पर ही मैं अपनी जिंदगी को आगे ले जाना जीना चाहती हूँ। अभी भाई बहन की कोई भी जिज्ञासा हो, किसी भी भाई बहन की कोई जिज्ञासा हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पूनम जी, आपको वापस अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट हो गई। जय जी जी सर, मेरा, जी बिल्कुल। मैं सुचेता गांधी पूना से हूँ। जी। बहुत बहुत सुंदर पूनम जी, बहुत अच्छा। आप तो ऑलराउंडर ही हो। ऐसे ऑलराउंडर पूनम जी को मेरा जय जिनेन्द्र। बहुत जिनेन्द्र। अच्छा लगा कभी अपना वो लगे ना, बहुत सुंदर। ऐसे कि थोड़े से ऐसे लगा कि मैं मेरे बेटी को भी वही बोलती हूँ, तो अभी पराया धन है। आपकी कविता सुन के बहुत अच्छा, थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया, जी लेकिन जी कहानी आपका है, बहुत अच्छा लगा। और आपने जो पॉजिटिव थिंकिंग बोले कि जो भी पीछे कोई बोलता है भूल जाना, वो बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, बहुत मैंने जो अच्छा। अपने जीवन से सीखा वो मैंने आप तक पहुंचाया, आपको नहीं, अच्छा लगा, आप अपने जीवन में उतारिए उन चीजों को। बहुत बहुत सुंदर लगा, बहुत। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। ये पूना से जुड़ी है और रेगुलर रोज क्लास अटेंड करती है, डेली अरे हमारी वाह, परमानेंट एकदम ग्रुप में जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे है। और ध्यान से सुनती है, क्लास के नोट्स भी उतारती है सारे। अरे वाह, और क्या कभी बात मैं प्रश्न पूछती हूँ पीछे के तो एकदम परफेक्ट उत्तर देती है, बहुत उत्तर भी अच्छे देती है। बहुत अच्छे, पूना से जुड़ी है। और भी बहनें जो साथ में जुड़ी है, अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए। ऐसे बहनों से बात करने का आनंद भी कुछ और होता है। अपने वीडियो ऑन कीजिए। सुनीला भी जुड़ी है आज, सुनीला नाहर का भी सुबह से ही आज बहुत सुंदर प्रवचन हुआ। उसने भी पूनम पीएचडी की है। और महिलाओं के रूप में मैं हमेशा सुनीला का नाम लेती हूँ कि सच्ची जैनी क्या होना चाहिए देखना है तो सुनीला को देखो, क्योंकि सुनीला का लाइफ ही है ना, वो रियल अर्थ से जैनी जीवन शैली है। तो सुनीला बताइए, आपके कुछ पूनम के बारे में, पूनम को बोलना है आपको। बोलो, हाँ बोलो सुनीला। कहा पूनम शब्द कान में आते ही चांद के दर्शन हो गए। अब फिर वाह, तुमने हाँ जो कहा वो हाँ पराया धन, ये बात बहुत सही है। दिमाग में भी आता है, लोगों से सुनने भी मिलता है कि भाई पराया, तू आज पराया घर जाने वाली है। बचपन से मैंने भी ये बात सुनी, तुम पराया घर जाने वाले हो, ये काम ऐसा नहीं, ऐसा करो। अब पराये घर जाने के बाद हम वापिस कहलाते हैं कि बाहर से आई हुई है, इसलिए हमारे साथ कैसे जुड़ पाएगी जल्दी। ऐसा मैं बहनों का देखी, सुनी, महसूस की। तो ये भी बात बहुत अच्छी लगी मेरे को। और जो उनकी एकाग्रता सबको टच हो गए। ये बिल्कुल सच है कि आदमी जब तन से मन से कोई काम करता है तो इतना व्यस्त हो जाता है, समय कैसे बीता उसको मालूम नहीं पड़ता। हमको आज बहुत अच्छा लगा कि आप इतना पुरुषार्थ करते हुए, विधायक दृष्टिकोण को जीते हुए
सफलता के शिखर को चुन रहे हो। इस पथ का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह है। और वाह वाह, समय क्या दिए उसके लिए आभारी हूँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत सुनीला जी, सुंदर। बहुत धन्यवाद आपका। सुनीला सरला जी जी। बहुत ग्रेट है। एक दिन कहाँ से पच नारी में भी आएगी। यस यस आनंद भाई जी। सरला जी कुछ कहना और है कोई आपको? बोलने वाला है तो प्लीज पूछिए प्रश्न, सरला जी वरना हम नासिक से जुड़ी हुई है। हाँ, जय जिनेन्द्र मैडम। नासिक से सरला जी बोलिए। बोलिए। ये भी हमारी ये बेटी तो पराया Yes. धन है, पर अभी और उस वक्त में बहुत फर्क पड़ गया है। अभी बहुत है ना, बहुत। अभी बेटी को पराया नहीं मानते, अभी बचपन से ही बोलते हैं कि बेटी आ गई तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आपकी आज जैसे आवाज वाले सबके होंगे कट तभी रहे समाज हैं। में बदलाव होगा। बिल्कुल सरला जी। मेरी बेटी भी जुड़ी हुई है आपसे सबसे, अरे वाह, डॉक्टर क्या, सुमिता जोगड़ जैन, अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बिल्कुल, बेटी है वो। जी जी। और बेटी 2 कुल का उद्धार करती है। अब ओ डॉक्टर तो सुमिता दहरी जी, का, वाह उसको दहरी का दीपक का वाह, दर्जा ही दैट्स दिया ग्रेट। गया है। किसी भी इनकी महिला जो बेटी है वो दहरी का दीपक होती है, वो इस घर का भी उजियारा है और उस घर का भी उस घर उजियारा का है। भी मुझे दोनों तरफ ध्यान देती है। जय जी। चलिए, और कोई बात करना चाहे? यस, और कोई बात करना चाहे तो करिए। जतन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जतन जेंट्स जी, की आपको तरफ कुछ से कहना जतन हो? लाल जी साहब बोलिए। जतन लाल जी, एक एक जेंट्स, सभी को आनंद भाई जी जय एक जिनेन्द्र। जेंट्स को भी बोलने दीजिए। जतन भाई जी को मैं निवेदन करूंगी कि कैसा लगा हमारी। हाँ, जय जिनेन्द्र। यस जतन भाई जी, ये यस। मेरी प्यारी लाडली भतीजी है। मैं इनका परिचय इसी रूप में देता हूँ। इसको मैं कनेक्ट बोलता था, बचपन में कनेक्ट नाम से ही जानता था। और अब हमारी लाडली भतीजी डॉक्टर पूनम बन चुकी है। जब से मैं इसको जान रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ये मेरे सगे बुआ के लड़के भाई की बेटी है और हमारा तो एकदम नजदीकी रिलेशन है इनके साथ में। और इन्होंने सभी बातें बोली है, ओ वाह, वो एकदम दिल से निकलने वाले भाव है इनके। और वो जो भाव दूसरों पे सामने आते हैं ना, तो निश्चित ही वो लोग भी उसमें ढलने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने अभी सबके मुखारबिन से सुना और सबने यही कहा, बेटी को पराया धन अब कोई नहीं मानने वाला है, कोई नहीं मानता है, क्योंकि समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती गई है और उन परिस्थितियों के अनुसार हर आदमी अपने अपने नॉलेज में और में अब बढ़ते जा रहा है। और ये जब से समझ लीजिए ना कोरोना काल क्या आया, ये कुछ तो ऑनलाइन जो अभी जो ये जो बढ़ा है इसका चलन, और इसके वजह से जो ज्ञान का जो उद्धार आदान प्रदान हुआ, और उसके वजह से जो नहीं जानते थे हमारे जैसे, वो भी आज कम से कम बोलना सीख गए हैं और बहुत कुछ चीजें ऐसी सीख गए हैं कि जिनके माध्यम से आज कभी भी बोलने में कोई संकोच नहीं होता है। बहुत सुंदर। सभी को जय बहुत जिनेन्द्र। बढ़िया, बहुत सुंदर राम मंगल जतन आपको। लाल जी, बहुत और आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, इसलिए मुझे कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिनके वहां पे जिनके आंगन में मेरा बचपन बीता हो, और ये मेरे अंकल होते हैं रिलेशन में, तो इनको प्रणाम करती हूँ। और निश्चित रूप से सबका सहयोग रहा मेरी लाइफ में बचपन से लेकर, बहुत सहयोग सबका रहा, तभी मैं आगे बढ़ पाई। मेरे बुआ जी के कजन के लड़के, मेरे अंकल लोग, बहुत सहयोग सबका कि तुम करो। मेरी धर्म, मैं कविता लिखती थी, अलका जी जस्ट याद आ गया बताती हूँ कि मैं कविता लिखती थी और रख देती थी। तो एक दिन मेरे बुआ के लड़के जो सुशील जी बाफना है, उनके हाथ में मेरी कविता लगी और उन्होंने कहा कि तुम लिखती हो, कहीं भेजती क्यों नहीं हो? मैंने कहा मैं कहाँ भेजूं, मैं जानती नहीं हूँ किसी को कहीं का। उन्होंने उठा करके उसको धर्म युग में तब भेज दिया था। उन्होंने कहा तुम्हारी कविता मुझे दो, मैं धर्म युग में भेजता हूँ। और जब वो धर्म युग में पब्लिश हुई तो मुझे पता, क्योंकि मेरे यहाँ धर्म युग नहीं आती थी, वो धर्म युग का अंक लेकर के जब मेरे पास आए, तब सोचिए आपकी मुझे कितनी खुशी हुई होगी। उस बचपन की एक लड़की को, जिसकी कविता वो जानती तक नहीं कि पब्लिश कैसे करवाया जाता है या पब्लिकेशन क्या होता है, तब प्रोग्राम उसकी धर्म युग में चालू छपती है, है मैं थोड़ी देर और वो में धर्म फोन युग करती लेकर हूँ के आपको। वो लड़का आता है, तब उसको एहसास होता है कि हाँ मेरा भी कुछ हो सकता है। तो सही। वो जो बचपन के संस्कार थे वही आगे बढ़ आए हैं मुझे। बहुत बहुत और जो जो पूनम की कविता लेके, पूनम की कविता
पूनम की कविता लेके किसी ने छपवाई, आज पूनम लोगों की कविता लेके छपवा रही है। वो आज अनेक लोगों को जानती है और बहुत से संपर्क करती है और किताबों की संपादन करने लगी। इसीलिए तो मैंने कहा कहाँ से कहाँ पहुंची है महिला। देखो इसको कुछ भी पता नहीं था और आप सबको आगे बढ़ने के लिए हाथों में हाथ लेके आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है समय की हमारी नजाकत है। तो मैं अंत में बहनों आप सबको संगीता एक जी ही ने बात अपने आप कहना को अनम्यूट चाहूंगी। किया। संगीता जी हैदराबाद से। जय जिनेंद्र। अच्छा सुनीता जी, हाँ बोलिए 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 सुनीता जी। रोज रोज नए प्रोग्राम्स होते हैं, रोज रोज नए नए लोगों से मुलाकात होती है, इतना ज्ञान बढ़ रहा है। ये जूम मीटिंग से हमारे को बहुत फायदा हो रहा है। रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। प्रेक्षा ध्यान भी सीखने को मिला और आप आनंद भाई साहब की मीटिंग अलका जी से इतनी रोज रोज नई बातें मिली है। मैं तो कृतज्ञ हूँ आप लोगों की, आभारी हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम रोज नए लोगों से मिलाते हैं और जानकारी देते हैं। लाइफ में परिवार का साथ रहने से औरत कितनी ऊंची तक पहुंच सकती है और अपने जीवन में कैसे अपने आप को ढालना है, परिवार के साथ कैसे एडजस्ट करना है, बहुत कुछ अच्छा से उन्होंने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। संगीता जी है ये, संगीता जी, और ये समय संपन्न हो रहा है। ममता जी का हाथ है। एक बार ममता जी का हाथ ऊपर है, 1 मिनट ममता जी को बात दीजिए। ममता जी आपसे एक सवाल है पूनम जी। आप कहाँ से जुड़ी हो ममता जी, बताइए। बताइए बताइए। मैं आसाम से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, मेरा हाँ। एक सवाल है, मतलब एक जी। तीखा प्रश्न ही समझिए इसे, कि हम कहते हैं नारी को आगे बढ़ाना है, नारी को ये करना है, नारी को वो करना है। जब हम जन्म लेते हैं तो माँ बाप इस तरह से पालते हैं कि पराये धन है, पराये धन है, हम रेस्ट्रिक्शन में रहते हैं। शादी के बाद हम पति सास ससुर के रेस्ट्रिक्शन में रहते हैं, तो हमारी अपनी जिंदगी कहीं खो सी जाती है। अच्छा, उसमें भी अगर हम कुछ करना चाहे, कुछ अंदर बैठ के कुछ कर रहे हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमें सहयोग नहीं मिल पाता है घर को, और उसके कारण हम नीचे खिसते ही चले जाते हैं, खिसते ही चले जाते हैं। तो उसके लिए उस नकारात्मक ऊर्जा को हम कैसे सकारात्मक करें, मुझे उसके लिए कुछ टिप्स चाहिए। ममता जी देखिए, नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू पहले तो हमारे भीतर होंगे, दोनों ही पहलू। उसके बाद अगर हम सकारात्मक हैं तो धीरे धीरे हमें अपना रास्ता, क्योंकि जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहां पे अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा तब भी, लेकिन आप रुकिए मत। मेरा कहना यहाँ पे इतना ही है कि रुकिए मत, अच्छा सा माहौल बनाइए, उनको कहिए, उनके साथ बात को शेयर कीजिए। देखिए, मैं अपना पूरी पारिवारिक जिम्मेदारियां करने के बाद भी जो मेरे पास समय बचता है उसको मैं इस चीज में लगाना चाहती हूँ। इसलिए आप कम से कम मुझे मत रोकिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा समाज उतना भी दकियानुसी नहीं है कि वहां पर आपको सहयोग न करे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम बातचीत नहीं कर पाते, संवाद की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं कर पाते। जब हम संवाद की प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे ना, अपने बच्चों को करके कहिए कि देखो मेरे पास ये 2 घंटे मेरे काम के लिए बचते हैं, मैं नींद नहीं लूंगी दोपहर में, बल्कि मैं मेरा कुछ काम करूंगी, कुछ क्रिएटिविटी करूंगी। तो मुझे विश्वास है कि वो मना नहीं करेंगे, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो परिवार के लोग हों। और कहीं कहीं कोई कुछ बोल भी देता है, कोई कुछ कह भी देता है, तो इसे इग्नोर कर दीजिए। मेरी माँ जब मैं बहुत छोटी थी तो एक बात कहा करती थी, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ मैं कहती ऐसा कहा वैसा कहा, तो वो एक बात कहा करती थी कि 2 कान किस लिए दिए हैं? 2 कान भगवान ने इसीलिए दिए हैं कि जो आपको नहीं पसंद है उसको आप इस कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, उसको अपने भीतर मत लीजिए। जो जरूरत का सार को कहे करे, थोथा दे उड़ाए। थोथा जो है उसको उड़ा दीजिए, उसके लिए अपनी ऊर्जा का अपव्यय न करें। अगर आप ऊर्जा का अपव्यय नहीं करेंगे तो वो ऊर्जा आपके भीतर रहेगी और वो आपको आगे लाने में आपकी सहयोगी बनेगी। मुझे लगता है कि आप थोड़े दिन ऐसा करके देखिए, 1-2 महीने इसके लिए प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बदलाव आप खुद महसूस करेंगी ममता जी। और पूनम जी, हमने बीच में एक प्रोग्राम किया था, ममता जी आप उसमें थी या नहीं मुझे पता नहीं। लोढ़ा जी, मंजू लोढ़ा बॉम्बे से जुड़ी थी, कुमुद कछारा वगैरह थे। तब मैंने यही कहा था कि हम लोगों को तो एक मंच मिला, हमें परिवार का साथ मिला, पर कुछ बहनें ऐसी कुछ करना चाहती पर वो आगे नहीं आ पा रही, तो हम लोग उनको हाथ लेके खड़े हैं। हमने यही तय किया है कि हमारी जितनी भी ऐसी बहनें जो आगे बढ़ी है वो दूसरों बहनों को भी साथ लेंगी और उनमें जो गुण है वो आगे लाने के लिए, उनको जो आगे बढ़ना है उसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। तो मैं इसमें एक बात सब बहनों को कहना चाहूंगी कि गीता में लिखा है कि निराश मत होना,
गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। जिंदगी में कभी किसी के बुरे सामने दिन आ जाए तो हौसला जरूर लिखना, दिन बुरे है जिंदगी बुरी नहीं है, दिन बुरे है जिंदगी बुरे नहीं। और उस बुरे दिन को अच्छे में कैसे बदलना, ये सब हमने प्रयत्न करके ही किया है, किसी को भी खुला मंच नहीं मिला है, उसके लिए हमें भी प्रयत्न करना पड़ा है। परिवार को पहले संभालना, मैं भी जैसे पूनम ने कहा, वैसे तो पूनम तो केवल दूसरे अलग परिवार से थी, मैं तो पूरे जैन मंदिर मार्ग परिवार से तेरापंथी में आई, और मैं एकदम फॉरवर्ड परिवार से एकदम राजस्थानी परिवार में आई, तो पूरा माहौल अलग था, पूरे विचार अलग थे, परंतु मन अच्छे जुड़े थे। मेरे सासू जी इतने पुराने थे कि मुझे बहुत डर लगता था, मैं ऐसे पल्लू लेके वगैरह सब बोलते तो ड्रेस क्यों नहीं पहनती, तो कुछ दिन के बाद मेरे सासू जी खुद कहने लगे थे, जो अपना जुड़ा हो जाता है तो ड्रेस क्यों नहीं, पंजाबी क्यों नहीं पहनते आप, तो मैं बोली मासा आप तब तक नहीं पहनना है, तो बोले कि क्या बात है, साड़ी में तो सब पेट दिखता है, पंजाबी में तो पेट बंद होता है, ये मेरे सासू जी कह रहे थे। बोलो, तो पुराने लोग भी आपको मौका भी देंगे, आप उनका मन जीत लीजिए। मेरे ननन जी साध्वी श्री जी, कनक श्री जी है, इतने प्रबुद्ध है, और गुरुदेव महाप्रज्ञा जी ने जब कहा कि तेरे को एमए करना है, अब उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी, 1 मंथ लाडनू में रहना पड़ता था, तो मेरे पति जी से बात किया और मेरे ननन जी सबने कहा अरे इसका इतना शौक है तो जाने दो 1 महीना, तो मैंने 1 महीना लाडनू रह के एमए किया उस जमाने में। पूरे परिवार के साथ बिना तो ये होता ही नहीं है, तो अपने परिवार का मन जीतिए, अपनी भावनाएं बताइए, वो लोग हाथ जोड़ के आपको हेल्प करने आगे आएंगे। हर एक की सुनो, हर एक की सुनो, हाँ, बातचीत करेंगे तो रास्ते निकलेंगे। संवाद एक बहुत बड़ा साधन है, उसके बिना रास्ते बिल्कुल संवाद करें सबके साथ, और एकदम से थूक पे नहीं, जो आप चाहती हैं वो एकदम से नहीं हो जाने वाला है। सोना बनना है, कुंदन बनना है तो आग में तो देखो तपना ही पड़ेगा, कोहिनूर बनना है तो छेनी और हथौड़ी तो सहन करनी ही पड़ेगी, किसी को भी करनी पड़ती है। तो बिल्कुल इन चीजों को लेकर के चलिए, और आप सब जुड़े उसके लिए बहुत मैं अपने मन से बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आनंद जी भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अलका जी आपके लिए तो मैं क्या कृतज्ञता कहूँ, क्या धन्यवाद कहूँ, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत कृतज्ञता। पता नहीं मेरा और पूनम का एक ऐसा रिश्ता जुड़ा है, पूनम और मेरा, तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बहुत बहनें जुड़ी है कि जो हमसे सुनीला जी जैसे और अभी सरला जी जैसे रोज नासिक से जुड़ रही, सुचिता जैसे, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद भाई जी आप प्रार्थना कीजिए, हम समापन की ओर चलते हैं। वार्तालाप चला और काफी लोगों को इससे बहुत फायदा भी होगा जो इस वीडियो को देखेंगे। पूनम जी, जो आपने कहा भाई बेटी पराया धन, कोई जमाना था, लेकिन आज सोच बदली है लोगों की, आज सोच बदली है लोगों की, और आज लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही है, बिल्कुल आगे निकल रही है। और आज देखिए, एक पिता के अगर एक बेटा और बेटी है तो बेटी प्यारी होती है पिता को, बेटे से भी ज्यादा प्यारी होती है। बिल्कुल मैं सहमत हुई अभी, और ये सोच जो बदल रही है ये शुभ संकेत है हमारे लिए, बहुत बढ़िया। पराया समापन की ओर चले। पराया धन यानी उनका क्या है कि ससुराल जाना पड़ता है, ये मतलब था उनका, यानी लड़की को कुछ नहीं बोला उन्होंने, उसको कोई नहीं बदल सकता। अभी वो भेजते ही है, पराया धन है, देखती ही नहीं, सोच बदल गई, लेकिन पद्धत तो वही रह गई। ये एक आनंद जी भाई साहब, मैं कितनी भी सोच बदलो, बेटी को कोई घर पे नहीं रखेगा, है ना। ये पराये धन की जो मीमांसा है वो किसी भी स्त्री को आप ले लीजिए, वो उसके मन को टच करके ही जाएगी, ये ऐसी एक मीमांसा है, और उसको शायद किसी पुरुष के लिए समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। हर भी समय आएगा, देखिए समय बताएगा, ये मानसिकता बदल जाएगी। जी जी, हम तो खुद यही चाहते हैं सर, बिल्कुल।